नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 28 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का प्रथम पारी का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पर जो आपके 40 जीके के सवाल पूछे गए तो एग्जैक्ट वो सारे सवाल मिल चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा फैक्ट साइज कवर करने वाले हैं। आज भी एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत से सवाल पूछे गए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी PDF फाइल आपको एक साथ मिल जाती है ऑल सेफ की टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी जिन भी कैंडिडेट का आज 28 जनवरी को प्रथम पारी में एग्जाम था, कमेंट करके बताना इन 40 में से आपके कितने जीके के सवाल है वो करेक्ट हो पा रहे हैं। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर रेलवे ग्रुप डी का उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपका कंसेप्ट भले ही कितना ही कवर क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में सवाल मिस होने वाले हैं। बहुत से कैंडिडेट इस प्रकार डेली मैसेज करते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है एक धमाकेदार ऑफर। आपको मिल रहा है 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट। किसी भी एग्जाम के आप मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हो। अभी एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर आप किसी अन्य स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, उन सभी के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है 299 रुपये में 1 वर्ष की वैलिडिटी। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस चीज़ का आप फायदा उठा सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उसके स्मृति आधारित मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़्यादा डिस्काउंट के लिए TTG के कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा। देखिएगा आपके सामने पहला सवाल, फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के प्रथम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहे? तो विनोद कुमार यादव हो जाएंगे। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन है? तो वो है दोस्तों सुनीत शर्मा है, 1 जनवरी 2021 से। अगला सवाल देखिएगा, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो ये प्रथम और अंतिम उनका कांग्रेस अधिवेशन था जो एकमात्र उन्होंने अध्यक्षता की थी, वो बेलगांव हो जाएगा। 1924 में ये अध्यक्षता की थी बेलगांव की कांग्रेस अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने 2 कांग्रेस अधिवेशन की, 1929 और 1937 में। 29 में लाहौर की और 37 में फैजपुर का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरा। एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता की थी, एक तो 1886 और 1906 कलकत्ता के अधिवेशन की बात करूं। यहाँ पर प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वो बम्बई में हुआ है 1885 में, अध्यक्षता भी उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला सवाल देखिएगा, रिपीटेड सवाल है, बता चुका हूँ। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो ये हो जाएगा आपकी पनामा नहर है। ये प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। पनामा है कहाँ पर? तो सेंट्रल अमेरिका का देश है जो कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को ये नहर जोड़ती है। और एग्जाम में ये भी आया था आपके एनटीपीसी में कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये स्टेट ऑफ मैगलन हो जाएगी। बात करूँ स्वेज नहर की, तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने वाली नहर है, कैनाल है। अगला सवाल देखिए, एक सिंह वाला गैंडा है वो कहाँ पर पाया जाता है? एक सिंह वाला गैंडा है वो सबसे ज़्यादा है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो असम में पाया जाता है। इसे भारतीय गैंडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट में देखिए, जूल किसका मात्रक है? तो जूल हो जाएगा दोस्तों कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक है वो जूल हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन कार्य करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, आप देख सकते हो। यूनेस्को, यूनिसेफ है और यूनिसेड है, फिर UNCTAD है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा UNCED, जो मतलब यूनाइटेड। यदि इसकी आपको फुल फॉर्म पता थी तो इजीली आप करेक्ट कर सकते थे। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। और ये स्पेशली जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डे जेनेरियो का, इनके द्वारा आयोजित है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, ये एक तरीके से पृथ्वी सम्मेलन है। बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो संगठन है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और बाकी आपको पता होना चाहिए, ये जो आपका है यूनाइटेड नेशंस
UNEP वाला यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये स्पेशली कार्य करता है, जो कि नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी अन्य जो आपके ऑप्शन में थे जैसे कि UNCTAD, इसका क्या कार्य है, तो ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है बच्चों के लिए, यूनिसेफ हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा जो राष्ट्रीय हेरिटेज वगैरह है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बाकी 3 अन्य ऑप्शन के भी मैंने फुल फॉर्म बता दिए हैं। और आपके पूछा गया था पर्यावरण के लिए, तो ये सम्मेलन हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान के वर्तमान जो प्रधानमंत्री इमरान खान है वो किस पार्टी से है, तो PTI पार्टी हो जाएगी, मतलब पाकिस्तान तहरीक ई इंसाफ पार्टी है उनकी, इमरान खान की। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। इनके फाउंडर हैं नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, आगा खान हैं। कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, तो गूगल के प्रोडक्ट में ये आपके ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें से आपके iTunes हो जाएगा। iTunes है ये एप्पल का है, न कि गूगल का। बाकी यूट्यूब आप ब्लॉगर हो गया जो वेबसाइट बनती है, जीमेल है, ये सभी गूगल के ही प्रोडक्ट हैं। NaCl का आपको नाम पूछा है, तो साधारण नमक का ये रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फिर एक आपके सवाल पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सभी को पता होगा, सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा, जो कि ये डेल्टा कहाँ पर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। अगला सवाल देखिए, बिल्ली है जो कैट है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है, या फिर जो फैमिली आपको पूछा है, तो ये फेलिडे हो जाएगी, फेलिस कैटस हो जाएगा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो जो भी पूछा आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट फॉर्म है, तो रूट वाला कौन सा नहीं है, ये आपको पूछा है। तो देखिए कौन सा है ये आपको पूछा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन टोमेटो थे, टर्निप थे, पोटैटो थे और रेडिश थे। तो इसमें से आपके रूट वेजिटेबल, तो ये 3 तो रूट वेजिटेबल है, सलजम हो गया जो टर्निप्स हैं, फिर रेडिश यानी मूली हो गई, और इसके अलावा यहाँ पर अन्य ऑप्शन है, स्वीट पोटैटो हो गया। तो ये सभी तो रूट वाली वेजिटेबल है, कौन सी नहीं है रूट वाली, तो वो आपके टोमेटो हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके प्याज हो गया, अदरक हो गई और गार्लिक है, ये सभी रूट वाले हैं। अगला सवाल देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद हैं जो CSIR हैं, उनके पूछे आपको डायरेक्टर जनरल कौन है, तो उनके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर श्री मानदे हैं, इनके डायरेक्टर जनरल हैं CSIR यानी आपके वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के। और इनके प्रेसिडेंट कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी इनके प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ तो हर्षवर्धन इनके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, सिंपल सवाल पूछ लिया, वेंकैया नायडू है, कौन से नंबर के हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 13वें नंबर के ये वाइस प्रेसिडेंट है भारत के। और इनसे पहले 12वें कौन थे, तो वो मोहम्मद हमीद अंसारी थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एशिया और जो एशिया में हो जाएगा रशिया, तो पूछा था रशिया और अलास्का को पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करने वाली है, तो ये बेरिंग जल संधि हो जाएगी, जो कि उत्तरी पूर्वी एशिया मतलब रशिया हो जाएगा, और उत्तरी अमेरिका में अलास्का जो राज्य है उसको पृथक करती है। और इस जल संधि की बात करूँ, बेरिंग जल संधि की, तो 2 स्थलों को तो पृथक करती है, लेकिन जोड़ती है ना महासागर को, वो है आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को आपस में कनेक्ट करती है। और यहाँ से पूछा जाता है सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है, काफी इंपॉर्टेंट है, बेरिंग जल संधि हो जाएगी, जो कि रशिया एवं अलास्का को अलग करती है, ये आप देख सकते हो, बेरिंग जल संधि है। सागर कौन से है, आर्कटिक ओशियन है और बेरिंग सी हो जाएगी। और किसको यहाँ पर अलग करती है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में अलास्का और रशिया को ये पृथक करती हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अन्य जो इंपॉर्टेंट जल संधि हैं वो देख लेना आप, एग्जाम में सवाल आ रहे हैं लगभग। तो डेविस जल संधि है, ये ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप यानी कनाडा को अलग करती है। फिर बात करूँ मलका जल संधि की, तो ये अंडमान सागर है जो हिंद महासागर का भाग है, और दक्षिण चीन सागर जो प्रशांत महासागर का भाग है, उनको आपस में अलग करती है। हडसन जल संधि है, ये हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, और ये हडसन जल डबरू मध्य कनाडा में अटलांटिक महासागर और लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से कनेक्ट करती हैं। फिर जिब्राल्टर जल संधि होगी जो भूमध्य सागर वो अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं, और इसमें बात करिए यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, या स्पेन व मोरक्को को अलग करती हैं। यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को को अलग है। बाकी इंग्लिश चैनल का बहुत बार पूछा जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती हैं, और उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती हैं। और भारत के जो चैनल हैं 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री है, ये भी जरूर देख लेना। किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो फीफा वर्ल्ड कप मोस्ट
चैंपियन जो सक्सेसफुल टीम है वो ब्राज़ील हो जाएगी। 5 टाइटल उनके नाम हैं। फीफा 2022 में कहाँ होने वाला है? कतर में होने वाला है। इससे पहले 2018 में है, ये हुए थे दोस्तों रशिया में, और इसमें चैंपियन रही थी फ्रांस, रनर अप रहा था क्रोएशिया। अगला सवाल देखिए, 2020 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इजी सवाल, रिपीटेड सवाल है। तो 15वें वित्त आयोग अभी चल रहा है, उनके अध्यक्ष हैं एनके सिंह है, 20 से 25 तक है। इनसे पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई रेड्डी थे, और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है केसी नियोगी थे 1952 से 57 तक। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 280 हो जाएगा, और फाइनेंस कमीशन एक्ट है ये 1951 वाला। अगला सवाल देखिएगा, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल या फिर जो वायसराय थे वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन थे। 1899 से लेकर 1905 तक गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय थे। तो आपको पूछा है बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी में, बंगाल विभाजन का तत्कालिक कारण इस प्रकार पूछा था, तो फूट डालो शासन करो वाली नीति के कारण इसके अंतर्गत इसका विभाजन किया गया है। 1905 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। 2020 में किस समाज सेवी को पद्म भूषण दिया गया है? तो पद्म भूषण विभूषण जरूर देख लेना, आपकी एक सवाल मिलने वाला है यहाँ से। अनिल कुमार जोशी को मिला है समाज सेवा के क्षेत्र में 2020 में पद्म भूषण, जो टोटल 16 व्यक्तियों को दिया गया है। तो अनिल प्रकाश जोशी हैं, ये सामाजिक कार्य हेतु उत्तराखंड से हैं। अन्य जो 16 व्यक्तियों को मिला है जरूर देख के जाना, एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। और पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है, ये भी देख लेना किस क्षेत्र से दिया गया है, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, यहाँ से इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि पद्म विभूषण किसे नहीं दिया गया है, तो किससे दिया गया है, किस क्षेत्र से दिया गया है, ये देख लेना। 2019 में इसरो के किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने पद्म भूषण अवार्ड जीता है? आज 19 का भी पूछ ले तो 19 के भी कवर करना, पद्म भूषण विभूषण। 2019 में इसरो के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है उनका नाम है श्री एस नाम्बी नारायण ने विज्ञान और इंजीनियरिंग अंतरिक्ष क्षेत्र में, जो केरला से बिलोंग करते हैं, उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड जीता था। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय को मैन बुकर प्राइज नहीं मिला है? ये ऑप्शन दिए गए थे, झुम्पा लहरी हैं, अरुंधति रॉय, अरविंद अडीग और किरण देसाई। तो इनमें से हो जाएगा आपकी ये झुम्पा लहरी को नहीं मिला है मैन बुकर प्राइज है। झुम्पा लहरी को 2000 में पुलित्जर प्राइज मिला था फिक्शन के लिए। बाकी किन को मिला है मैन बुकर प्राइज जो भारतीय हैं वो देख लीजिए आप। सबसे पहले वीएस नायपॉल को मिला है, इनकी रचना थी इन ए फ्री स्टेट 1971 में मिला है। उसके बाद अरुंधति रॉय को 1997 में मिला है, उनका उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज दिया गया है। फिर बात करूं किरण देसाई को 2006 में मिला है, उनकी रचना है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हो जाएगी। 1981 में सलमान रश्दी को भी मिल चुका है मिडनाइट चिल्ड्रन रचना के लिए। और अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर, वाइट टाइगर बहुत बार एग्जाम आता है कि इनके लेखक कौन है, अरविंद अडिग हैं। इनको 2008 में ये मैन बुकर प्राइज मिला है। आपको पूछा है किसको नहीं मिला है। अब देखिए मैन बुकर प्राइज की बात हो गई है तो अपन देख लेते हैं अभी लेटेस्ट में जो मैन बुकर प्राइज दिया गया है 2020 में, वो किन्हें दिया गया है? तो डॉगलस स्टुअर्ट को दिया गया है, उनकी रचना है शगी बैन है। 2019 में 2 व्यक्तियों को मिला है, एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये सवाल। तो मार्गरेट एटवुड को उनकी रचना द टेस्टामेंट हेतु, और बर्नार्डिन एवरिस्टो को मिला है गर्ल वुमेन और अदर को। 2018 में एना बंस को मिला है मिल्कमैन के लिए, और 2017 और 16 भी देख सकते हो। और प्रथम जो बुकर प्राइज दिया गया है वो 1969 में पीएच न्यूबाई को उनकी रचना समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। और एक ही आपके सवाल पूछा गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनका मुख्यालय है जो किस रोड पर है। देखिए एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो टावर रहता है जहाँ पर ये स्थित है और कौन से स्ट्रीट में है, गली में है। तो टावर तो हो जाएगा फिरोज जीजी वॉयड टावर। क्या आपको टावर का पूछा है तो ये करना था, बीएससी टावर से फिरोज जीजी वॉयड टावर है। और कौन सी स्ट्रीट में, तो ये लोकेटेड है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। वर्तमान में चेयरमैन है जस्टिस विक्रमजीत सेन है, एमडी और सीईओ है वो हैं आशीष कुमार चौहान। अगला सवाल देखिएगा, WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके महानिदेशक कौन है? अभी सीट तो वैकेंट है फिलहाल, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था। रॉबर्ट अजवेदो थे, ब्राजील के थे ये थे WTO के महानिदेशक और अभी ये वैकेंट सीट है। अगला सवाल देखिए, भारत के सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे बुजुर्ग हैं ये व्यक्ति मोरारजी देसाई बने थे। 81 वर्ष 23 दिन की उम्र में उन्होंने शपथ ली थी, प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री बने थे भारत के वो राजीव गांधी थे 40 वर्ष की आयु में। और सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? नीलम संजीव रेड्डी बने थे 64 वर्ष की आयु में।
फिर आपके एक सवाल था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है वो राजीव कुमार हैं। सीईओ है अमिताभ कांत है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 543 निर्वाचित होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन है जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है उनका आरक्षण। तो 543 निर्वाचित में 530 तो राज्य के हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। अधिकतम संख्या लोकसभा में 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है। अभी 2 एंग्लो इंडियन है वो भी समाप्त हो गया है आरक्षण उनका, तो 543 आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 1946 कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए जो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के वो कौन थे। तो उन 3 सदस्यों में एक तो आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, बाकी सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और फिर एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन की, जो कि इस मिशन का लक्ष्य था भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना है। और इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के इन 3 सदस्यों दल का, वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की पहल पर हुआ था। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो विधानसभा हो जाएगी आपकी 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में है विधानसभा। पुदुचेरी में सीट कितनी है, 33 है और दिल्ली में है 70। कौन सी एयरलाइन कंपनी, ये रिपीट हुआ सवाल, एग्जैक्ट रिपीट हो गया, 2019 में घाटे में जाने के कारण ये अप्रैल 2019 को उनकी सेवाएं बंद हो गई हैं, बैंकरप्ट हो गई हैं। तो जेट एयरवेज हो जाएगी, ये 17 अप्रैल 2019 से बंद कर दी गई हैं। फिर आपके पूछा गया है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान जो कि मैं बता चुका हूँ, इससे पहले एग्जाम आया था। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म के हैं 2 संप्रदाय, उनका विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध संगति में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर किस राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो है कहाँ पर, मैं इससे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से गुजरात तक है। तो दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। 692 किलोमीटर फैली हुई है। हाईएस्ट पीक है इसकी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचाई पर है राजस्थान में। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, तो प्रांतों को जो स्वायत्तता प्रदान की गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसके अंतर्गत भारत सरकार का जो 1919 वाला अधिनियम था उसमें द्विशासन की प्रणाली को भी यहाँ पर समाप्त किया था। हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं, नाम से स्पष्ट है, 6 और 10 यानी 16 हो जाएंगे, जिसमें सिंबल 0 से लेकर 9 तक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं 0 से 9 को। उसके बाद ए से एफ तक 6 हो जाएंगे जो 10 से 15 तक रहेंगे, तो टोटल 16 हो जाते हैं। कौन से इसरो का लॉन्च स्टेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या था आप कमेंट करके बताना। बाकी मुख्य रूप से इसरो के जो लॉन्च स्टेशन है उसमें आपके एक तो ये हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है। एक थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ये तिरुवनंतपुरम में है। बाकी यहाँ पर मैं इसरो की बात करूँ तो UR राव सैटेलाइट सेंटर है जहाँ पर उपग्रह बनाने और उनसे संबंधित कार्य किए जाते हैं, वो कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटक में है। बात करूँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की तो ये तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ पर रॉकेट है, प्रक्षेपण यान है, कृत्रिम उपग्रह हैं, उनसे निर्माण और तकनीकी का कार्य किया जाता है। फिर एक आपके इसरो की ये भी है लेबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम है, ये भी इसरो का एक रिसर्च लैब हो जाती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया था आपके बूटा मोनोस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है, तो वैज्ञानिक नाम से अब सवाल कंटिन्यू हो गए हैं। तो बूटा मोनोस्पर्मा है, ये प्लास हैं, तो जो भी पेड़ हैं, जीव है, आज कैट का भी पूछ गया, तो इन सभी का आप देख के जाइएगा, एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। तो बूटा मोनोस्पर्मा है प्लास का। और एक सवाल ये पूछा गया था आपकी मुशमान बुर्ज टावर किस किले में है, तो मुशामन जो बुर्ज टावर है ये आगरा के किले में, इसका अन्य नाम समान बुर्ज भी है। फिर आपके एक सवाल ये पूछा गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ICJ है उसमें कुलभूषण जाधव का केस भारत के किस वकील के द्वारा लड़ा गया, तो हरीश साल्वे के द्वारा लड़ा गया है। कुलभूषण जाधव का केस है जो हरीश साल्वे ने लड़ा था। और एग्जाम में दिल्ली पुलिस में आया था कि 2020 में ब्रिटेन की महारानी के कानूनी सलाहकार कौन से भारतीय वकील बने हैं, तो ये हरीश साल्वे ही बने हैं। फिर आपके एक कंप्यूटर से ये सवाल पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या सवाल था आप कमेंट करके बताना है। इस टाइप से देख सकते हो, कंप्यूटर विच सिस्टम कन्वर्ट द प्रोग्राम देन एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम है, पहले कन्वर्ट करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा, तो ये ऑप्शन दिए गए थे। बाकी इन ऑप्शन की बात करूँ तो कंपाइलर का क्या कार्य रहता है, तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर रहता है जो सोर्स कोड को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर है, ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे गए हैं उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करता है। एक ही अंतिम सवाल किस टाइप से पूछा गया था आप कमेंट करके बताना। अस्पष्ट सवाल मिला है कि किसी कॉन्टिनेंट था महाद्वीप में अल्फ्रा एडो करके, कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं तो कमेंट करके बताना। ये एग्जैक्ट 40वां सवाल क्या पूछा गया था। बाकी ये आपकी एक रीजनिंग में सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार टोटल 40 सवाल मैंने बता दिए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। बाकी मिलते हैं ऑल शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।